स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शनली का मतलब होता है एक ही दिशा में मूव कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर सप्लाइंग एनर्जी। एक पावर है जो हमेशा इसको मिल रहा है, पी पावर, और ये कॉन्स्टेंटली मिल रहा है इसको, जिससे इसको एनर्जी मिल रहा है। और यह बॉडी एक यूनिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स shown in figure correctly represents the displacement time curve for its motion। देखो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में बताना है और पावर कांस्टेंट बोल रखा है, तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि पावर का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि डिस्प्लेसमेंट को भी और टाइम को भी कवर कर पाए। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क को हम लोग लिख देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को लिख देते हैं वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से पावर मेरा कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट होगा फोर्स का और वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होगा। ओके, समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि डायमेंशंस का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तभी जा करके मेरा क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आंसर हम निकाल पाएंगे। तो डायमेंशन का अगर हम यूज करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, T-2, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी का डायमेंशन पढ़ाए थे L-T-1, मतलब मीटर पर सेकेंड। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर देखें तो m तो एक ही है, L दो है, तो L का पावर 2 हो जाएगा, और T का पावर -2 और T का पावर -1, तो हो जाएगा T का पावर -3 कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, m मतलब मास, बॉडी का मास, l मतलब लेंथ, t मतलब टाइम। तो क्वेश्चन में मास तो कांस्टेंट रहेगा, बॉडी का मास में तो कोई चेंज हमको देखने को मिलेगा नहीं। तो मास को भी उधर भेज दो आरएचएस में जो कांस्टेंट है, तो इस इधर बचेगा L2T-3, और मास उधर जाके वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि L² इज प्रोपोर्शनल टू T³ ये हम कैसे किए, तो मेरे पास क्या है, L² T-3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लो के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L² इक्वल टू K/T⁻³ 3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L² इक्वल टू KT⁻+3। तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि L² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻3। अब हमको अगर सिर्फ L चाहिए तो L क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। सो L इक्वल टू हो जाएगा T⁻3/2, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो L² हो कट के L हो गया, और T⁻3 था तो वो 3/2 हो गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेंथ, L मतलब लेंथ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और T मतलब टाइम जो कि T का मतलब टाइम। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है, बट T⁻3/2 के प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, अगर D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता T का तब ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। थर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट माना जा रहा है, तो ऐसा भी तो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T⁻3/2 का। तो ऐसा तो नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो ये भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि आगे जा करके मेरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाएगा और टाइम केवल बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है, जब तक टाइम बढ़ेगा तब तक डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा ये वाला ग्राफ सही है कि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी वैसे वैसे बढ़ेगा, और एक समय के बाद ग्राफ बहुत ऊंचा चला जाएगा, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों के बढ़ने से हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके ग्राफ कांस्टेंट हो जाए, अगर ऐसा होता तो फिर हम यहाँ देखते कुछ और रिलेशन, बट यहाँ पर जब तक आप टाइम की वैल्यू बढ़ाओगे तब तक आपका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता रहेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।